Hello students, welcome to our YouTube channel Commerce Nation Learn with Confidence. So students, मैं देवाशीष बीकॉम एमकॉम पास फ्रॉम BHU एंड नेट क्वालिफाइड। आज आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं अकाउंट्स का, लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। फ्रेंड्स, इसके पहले और भी अकाउंट्स के वीडियोस आ चुके हैं, तो आप लोग हमारे कॉमर्स नेशन यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो उन सारे वीडियोस को जो कि अब तक आ चुके हैं अकाउंट्स के और भी सारे सब्जेक्ट्स के। ठीक है, ये जो लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज है फ्रेंड्स, ये हमारे एमकॉम स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बीकॉम में लिक्विडेशन ऑफ कंपनी नहीं आता है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हम लोग लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। लिक्विडेशन मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? लिक्विडेशन मतलब जब कंपनी को आपको क्या करना हो है, बंद करना है। ठीक है, कंपनी को बंद करना है, एसेट्स को बेच के लाइबिलिटीज का पेमेंट कर देना है। ठीक है, और लिक्विडेशन में क्या होता है फ्रेंड्स कि जो आपका लीगल एग्जिस्टेंस है वो नहीं खत्म होता है। तो क्या क्या बताया मैंने लिक्विडेशन ऑफ कंपनी के बारे में? लिक्विडेशन मीन्स जब हम अपने कंपनी को बंद कर देते हैं, शटर गिरा देना। ठीक है, कंपनी बंद हो गई और अपने एसेट्स को बेच के अपने लाइबिलिटीज का पेमेंट कर देना, और अगर कोई सरप्लस बचता है तो हम अपने मेंबर का पेमेंट करेंगे। मेंबर यानी शेयर होल्डर्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेकिन एक बात और बताया मैंने इसमें कि इसमें जो हमारा लीगल एग्जिस्टेंस होता है कंपनी का, वो खत्म नहीं होता है। तो लीगल एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी इज रिमेन इन एग्जिस्टेंस आफ्टर लिक्विडेशन। ठीक है, तो चलिए अब पढ़ते हैं। होप सो आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो अब पढ़ते हैं, आप लोगों को समझ में आएगा और भी। ठीक है, चलिए। लिक्विडेशन इज ए मीन्स बाय विच द डिसोल्यूशन ऑफ ए कंपनी इज ब्रॉट। लिक्विडेशन एक साधन है, एक मीन्स है जिसके जरिए हम लोग कंपनी के डिसोल्यूशन को करते हैं। अब डिसोल्यूशन और लिक्विडेशन में अंतर होता है फ्रेंड्स, तो हम लोग थोड़ा आगे पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या डिफरेंस होता है। देखिए, अब तक लिक्विडेशन के ही बारे में बात करें करते हैं। एसेट्स आर रियलाइज्ड, अभी जो जैसे कि बताया मैंने, एसेट्स आर रियलाइज्ड एंड अप्लाइड इन पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज and remaining if any paid to members। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को। चलिए, लिक्विडेशन इज यूज्ड एज ए वाइंडिंग अप अंडर कंपनी एक्ट 2013। कंपनी एक्ट 2013 में लिक्विडेशन को वाइंडिंग अप का टर्म दिया गया है। मतलब कंपनी एक्ट 2013 में लिक्विडेशन नाम का कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है, लिक्विडेशन नाम के वर्ड का कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है। कंपनी एक्ट 2013 में वाइंडिंग अप यूज किया गया है लिक्विडेशन के जगह पे। देखिए, उसका मतलब भी यही होता है, बस एक लीगल टर्म की बात हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। लिक्विडेशन का मतलब भी वही होता है, वाइंडिंग अप का भी मतलब वही होता है। ठीक है, लिक्विडेशन में मैंने जो बताया आपको उसका मतलब ही वाइंडिंग अप होता है। तो बस लीगल एग्जिस्टेंस, लीगल टर्म में उसका नाम वाइंडिंग अप किया गया है, यही है। देखिए, इसको पढ़ देते हैं। वाइंडिंग अप इज द प्रोसेस ऑफ क्लोजिंग डाउन ए कंपनी आफ्टर ए रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स। एसेट्स को रियलाइज करना मतलब बेचना, पेमेंट ऑफ लायबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी रिमेनिंग सरप्लस अमंग इट्स मेंबर्स। ठीक है, उसके बाद देखिए, लीगल एग्जिस्टेंस ऑफ ए कंपनी रिमेन आफ्टर वाइंडिंग अप। अभी मैंने आपको बताया कि लिक्विडेशन, देखिए फ्रेंड्स, लिक्विडेशन का मतलब वाइंडिंग अप इस्तेमाल हो रहा है कंपनी एक्ट 2013 में। लिक्विडेशन नाम का कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है कंपनी एक्ट 2013 में। इट इज द वर्ड वाइंडिंग अप विच इज यूज्ड एज ए लिक्विडेशन इन कंपनी एक्ट 2013। वही बताया मैंने आपको कि लिक्विडेशन होने के बाद कंपनी का जो लीगल एग्जिस्टेंस है वो मौजूद रहता है। लीगल एग्जिस्टेंस ऑफ ए कंपनी कम्स टू एन एंड आफ्टर डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन के बाद कंपनी का नाम क्या होता है, लीगल एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। डिसोल्यूशन मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? एक तो वाइंडिंग अप तो समझ में आ गया। डिसोल्यूशन मतलब जब रजिस्ट्रार अपने रजिस्टर से कंपनी के नाम को हटा देता है, ठीक है, उसका मतलब होता है डिसोल्यूशन। ठीक है, तो यानी कि डिसोल्यूशन के पहले और लिक्विडेशन के बाद, डिसोल्यूशन के पहले, बिफोर डिसोल्यूशन एंड आफ्टर लिक्विडेशन, द कंपनीज लीगल एग्जिस्टेंस इज प्रेजेंट। ठीक है, याद रखिएगा। कैसे डिसोल्यूशन कैसे होगा? डिसोल्यूशन जब हम कंपनी के नाम को रजिस्टर से
हटा देंगे हम, यानी रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार कंपनी के नाम को रजिस्टर से हटा देगा तो क्या कहा जाएगा, वो कंपनी डिसॉल्व हो गया, मतलब मिट गया। डिसॉल्व होना मतलब मिट जाना। मोड ऑफ वाइंडिंग अप, अब देखिए वाइंडिंग अप कंपनी को करने के दो मोड है। एक कंपलसरी वाइंडिंग अप जहां पे कंपलसरी हो जाता है, वॉल्यूंटरी मतलब अपने आप से अपने मर्जी से। कंपलसरी वाइंडिंग अप कब कब होगा, आपको सिर्फ नाम याद रखना है स्टूडेंट्स, क्योंकि नाम से ज्यादा नहीं पूछेगा आपको एंट्रेंस एग्जाम में। नाम बस याद रखना है कि इसमें से कौन सा कंपलसरी है, इसमें से कौन सा वॉलंटरी है। तो कंपलसरी देखिए क्या क्या है, अनेबल टू पे डेप्ट, आप डेप्ट नहीं दे पा रहे हो, स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया गया हो, एक्शन अगेंस्ट नेशनल इंटरेस्ट, आप नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ कोई एक्शन ले लिए हो, अंडर चैप्टर 19 ए सिख कंपनी, अगर आपकी कंपनी एक सिख कंपनी हो गई है अंडर चैप्टर 19, उसमें भी फ्रॉडुलेंट एंड अनलॉफुल पर्पस और अफेयर, आपका कोई अनलॉफुल मतलब गैर कानूनी कोई बिजनेस चल रहा हो, तो उस केस में भी वाइंडिंग अप हो जाएगा, कंपल्सरी वाइंडिंग अप। देन उसके बाद डिफॉल्ट इन फाइलिंग स्टेटमेंट और रिटर्न्स, जस्ट एंड इक्विटेबल मतलब वाइंड अप करना एक हमारे नेशन के लिए जस्ट एंड इक्विटेबल है। ठीक है, जस्ट एंड इक्विटेबल मतलब सभी के हित के लिए वो अच्छा है कि वो कंपनी वाइंड अप हो जाए, दैट इज कॉल्ड जस्ट एंड इक्विटेबल। वॉलेंट्री वाइंडिंग अप मतलब जहां पे कंपनी खुद से चाह रहा हो वाइंड अप करने के लिए, कब चाहेगा, एक्सपायरी ऑफ ड्यूरेशन, जितने टाइम के लिए, जितना टाइम के लिए कंपनी बना था उतना टाइम पीरियड पूरा हो गया तो कंपनी डिसॉल्व हो जाएगा। इसमें भी आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके डिसॉल्व कर सकते हो। फॉर वॉलेंट्री रेजोल्यूशन 14 डेज प्रायर नोटिस इज रिक्वायर्ड, अगर आपको कंपनी को वॉलेंट्री क्लोज करना है खुद से अपने मर्जी से, तो आपको 14 डेज पहले इंफॉर्मेशन देना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम ऑफ बीएचयू। देखिए इसमें होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट, आपको दोनों साइड याद रखना है कि रिसिप्ट साइड में क्या क्या आता है, पेमेंट साइड में क्या क्या आता है। रिसिप्ट साइड में आपका आ जाएगा कैश और बैंक बैलेंस, अमाउंट रियलाइज फ्रॉम एसेट्स, सरप्लस फ्रॉम फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए, पूछ देगा कि सरप्लस फ्रॉम फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में कहाँ जाएगा, तो यहाँ पे जाएगा, क्योंकि कैश सब लोग जानते हैं कि रिसिप्ट में जाएगा। अमाउंट जो रियलाइज एसेट्स बेच के जो पैसा आ रहा है वो भी आपको पता है कि रिसिप्ट साइड में जाएगा, लेकिन सरप्लस फ्रॉम फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर ये चीज याद रखना है, एंड कॉल्स इन एरियर, ठीक है, ये नहीं पता होता है। पेमेंट में गवर्नमेंट ड्यूज का पेमेंट करेंगे, डेप्ट विथ इंटरेस्ट, ठीक है, क्रेडिटर्स पहले प्रेफरेंशियल आएगा फिर अनसेक्योर्ड आएगा, देन पैसा बच जाएगा तो आप पेमेंट करोगे शेयर होल्डर को, उसमें से भी पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फिर इक्विटी शेयर होल्डर को। ठीक है, लिक्विडेटर, अब देखिए फ्रेंड्स क्या लिख रहे हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि लिक्विडेटर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव रेम्युनरेशन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। फ्रेंड्स ये लिक्विडेटर कौन होता है पता है आप लोगों को, अगर आप में से किसी को भी पता हो कि हु इज द लिक्विडेटर एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके पहले कमेंट करिए कि लिक्विडेटर कौन होता है। तो और जिनको नहीं पता तो सुन लीजिए, लिक्विडेटर मतलब कोर्ट द्वारा अपॉइंट किया हुआ वो इंसान जो कि लिक्विडेशन प्रोसेस को पूरा करता है, कंपनी के लिक्विडेशन प्रोसेस को पूरा करता है जो पर्सन, उसको लिक्विडेटर कहा जाता है, एंड लिक्विडेटर इज अपॉइंटेड बाय द कोर्ट। ठीक है, ये होता है लिक्विडेटर। तो लिक्विडेटर को रेम्युनरेशन मिलना चाहिए, ठीक है, इज एंटाइटल टू रिसीव रेम्युनरेशन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। कैसे कैसे देखिए, इफ कैश बैलेंस इज सफिशिएंट टू पे क्रेडिटर, अगर आपके पास सफिशिएंट कैश बैलेंस है रेम्युनरेशन देने के लिए, देन हाउ मच रेम्युनरेशन यू शुड पे टू द लिक्विडेटर, तो उसके लिए फॉर्मूला है रेम्युनरेशन इज इक्वल टू रेम्युनरेशन ऑफ लिक्विडेटर इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ अनसेक्योर्ड क्रेडिटर, ये अनसेक्योर्ड क्रेडिटर का दिया जा रहा है, ठीक है ना, अनसेक्योर्ड क्रेडिटर का सर्टेन परसेंटेज दिया जाता है। लिक्विडेटर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव रेम्युनरेशन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड, जितना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को उसका एक सर्टेन परसेंट दिया जाता है रेम्युनरेशन। ठीक है, जब कैश बैलेंस सफिशिएंट हो तो अमाउंट ऑफ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100, और आपके पास अगर सफिशिएंट कैश बैलेंस
सफिशिएंट कैश बैलेंस अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो रेम्यूनरेशन इज इक्वल टू कैश बैलेंस प्लस कैश बैलेंस मल्टीप्लाइड बाय रेट देन मल्टीप्लाइड डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट, कैश बैलेंस मल्टीप्लाइड बाय रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ रेम्यूनरेशन ऑन द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द मेंबर ऑफ द कंपनी। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, मेंबर ऑफ कंपनी को हमको अमाउंट जो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है उसके पैसे, उस पर भी हमको कभी कभी रेम्यूनरेशन देना पड़ता है लिक्विडेटर को। तो उस केस में भी कैश बैलेंस मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ठीक है, ये हो जाएगा इस तरीके से। फ्रेंड्स देखिए, न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा, आपको फॉर्मूला पूछेगा। ठीक है, न्यूमेरिकल बहुत उड़ के पूछेगा तो मान लीजिए कि इतना पूछ देगा कि व्हेन अमाउंट इज इनसफिशिएंट देन सपोज कैश बैलेंस इज योर 11,000। ठीक है, मान लेते एक छोटा सा न्यूमेरिकल, चलिए कर ही देते हैं, यहाँ पे जगह भी खाली है थोड़ा सा। कैश बैलेंस इनसफिशिएंट। ठीक है, मान लेते 11,000 रुपए मेरे पास बचा हुआ है। रेट मान लेते हैं, एज्यूम कर लिया 10%, 10/110। ठीक है, यहाँ पे आपका आ जाएगा रेम्यूनरेशन कितना, 1,000 व्हेन अमाउंट इज इनसफिशिएंट। ठीक है, और जब सफिशिएंट होगा वहां पे कुछ करना ही नहीं है, 11,000। अगर सफिशिएंट होगा तो कुछ करना ही नहीं है, 11,000 मल्टीप्लाइड बाई 10/100, देन इन दैट केस ही गॉट 1100 रेम्यूनरेशन। ठीक है, चलिए स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मार्क करिए इसको इंपॉर्टेंट। देखिए एसेट साइड में क्या क्या आएगा, एसेट्स नॉट स्पेसिफिशियली प्लेज एज पर लिस्ट ए। तो पूछता है क्वेश्चन कि लिस्ट ए में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इन केस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ ए कंपनी, लिस्ट ए में क्या आता है, एसेट्स नॉट स्पेसिफिशियली प्लेज एज पर लिस्ट ए में है। लिस्ट बी में क्या आएगा, एसेट्स स्पेसिफिशियली प्लेज्ड। ठीक है, उसके बाद लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज लिस्ट सी में आएगा, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। अक्सर पूछा जाता है कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर किस में आएगा, तो ये लिस्ट सी में आएगा। देखिए लिस्ट सी के बारे में किसमें दिया हुआ है, गिवन इन सेक्शन 327 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। ठीक है, उसके बाद देखिए डिवेंचर किसमें दिया है, डिवेंचर दिया हुआ है डी में, डी फॉर डिवेंचर, डी फॉर लिस्ट डी। ठीक है, प्रिफरेंशियल क्रेडिटर ऐसे याद रखिए, सी फॉर क्रेडिटर एंड सी फॉर लिस्ट सी। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, अनसिक्योर्ड, ठीक है ना, अनसिक्योर्ड, तो अनसिक्योर्ड का ई लिस्ट ई में आएगा। प्रिफरेंशियल, प्रिफरेंशियल एफ। ठीक है, एफ पकड़ लीजिए, प्रिफरेंशियल एफ। अब उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल जी में आएगा, डेफिशिएंसी या सरप्लस आया स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में, तो दोनों दोनों में से कोई एक ही आएगा, और करके इसीलिए लिखा हुआ है, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक ही आएगा, तो ये लिस्ट एच में आएगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए क्या है कंट्रीब्यूटरी। कंट्रीब्यूटरी मतलब कौन होता है, कि पर्सन हु इज लाइबल टू मेक पेमेंट नोन एज कंट्रीब्यूटरी। वो पर्सन जो कि लाइबल होगा एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग ऑफ द कंपनी, कंपनी के वाइंड अप होते टाइम जो भी पर्सन रिस्पॉन्सिबल होंगे पेमेंट करने के लिए, दैट पर्सन इज नोन एज कंट्रीब्यूटरी। तो कंपनी जब बंद हो रहा होगा तो उस समय कौन लाइबल होता है सबसे पहले पेमेंट करने के लिए, तो दैट इज द मेंबर। तो मेंबर हमारे कौन होते हैं, शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर हमको कंट्रीब्यूटरी होते हैं, शेयर होल्डर हमारे कंट्रीब्यूटरी होते हैं एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। ठीक है, एक बार देखिए पढ़ देते, पर्सन हु इज लाइबल टू मेक पेमेंट नोन एज कंट्रीब्यूटरी सच एज पार्टी पेड, पार्टली पेड शेयर होल्डर, यहाँ पे पार्टली कर लीजिएगा, स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ठीक है, पार्टली पेड शेयर होल्डर, पार्टली पेड शेयर होल्डर, तो वो उनके उन उतने अमाउंट के लिए अब जिम्मेदार है बाइंडिंग अप के टाइम पे जितना पैसा वो नहीं दिए। सपोज एक शेयर का दाम 10 रुपए है और इन्होंने अभी 7 रुपीज दिया है, तो 3 रुपीज के लिए ये लाइबल है। ठीक है, 3 रुपीज के लिए लाइबल है एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। ठीक है, चलिए लिस्ट ऑफ कंट्रीब्यूटरी। देखिए कंट्रीब्यूटरी का लिस्ट बनता है, ठीक है, ये पूछा जाता है लिस्ट ए में कौन से कंट्रीब्यूटरी आएंगे। फ्रेंड्स कंट्रीब्यूटरी मींस पर्सन हु इज लायबल टू मेक पेमेंट, दैट इज हम लोग मान के चलते इसमें वो शेयर होल्डर आएंगे जो कि अभी अपने शेयर का पैसा नहीं दिए, जैसा कि मैंने एग्जांपल लेके आपको अभी बताया।
तो लिस्ट ए में कौन से शेयर होल्डर आएंगे? मेंबर ऑफ ए कंपनी एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। ठीक है, वो मतलब जिस डेट को कंपनी बंद हो रहा है उस डेट को जो मेंबर है, मौजूदा जितने भी मेंबर होंगे उस डेट को, वो सारे के सारे मेंबर आ जाएंगे लिस्ट ए में। लिस्ट बी में सीजर्स टू बी मेंबरशिप विद इन 1 ईयर। लिस्ट बी में वो सारे मेंबर आएंगे जिनका मेंबरशिप 1 साल पहले, वाइंड अप होने के 1 साल पहले समाप्त कर दिया गया था, वो सारे मेंबर आ जाएंगे लिस्ट बी में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट। लिक्विडेशन इज नॉट डिफाइंड, ये तो मैंने बताया कि लिक्विडेशन वर्ड नहीं डिफाइन है कंपनी एक्ट 2013 में। इट इज डिफाइंड विद वर्ड वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। When winding up order is passed by court, then shareholder are called contributories. अभी बताया मैंने आपको कि जो भी पैसा नहीं देगा उसके लिए शेयर होल्डर को कंट्रीब्यूटरी कहा जाएगा। और शेयर होल्डर को कंट्रीब्यूटरी कब से कहेंगे? जैसे ही ऑर्डर पास हुआ कोर्ट में, वाइंडिंग अप का ऑर्डर जैसे ही पास हुआ आपका कोर्ट में, उस दिन से शेयर होल्डर, जो भी अनपेड शेयर होल्डर होंगे हमारे कंपनी के, ऑल द शेयर होल्डर आर कॉल्ड कंट्रीब्यूटरी फ्रॉम दैट डेट। ठीक है, सैलरी ऑफ एम्प्लॉय एंड वेजेस ऑफ एम्प्लॉयज एंड वर्कर प्रीसीडिंग 4 मंथ इज प्रेफरेंशियल। अभी हम लोगों ने प्रेफरेंशियल क्रेडिटर पढ़ा। ठीक है, कौन से लिस्ट में पढ़ा? एफ में। एफ फॉर प्रेफरेंशियल, एफ फॉर लिस्ट एफ। ठीक है, ऐसे याद रखना है। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर वो प्रेफरेंशियल आएंगे सैलरी ऑफ एम्प्लॉय एंड वेजेस ऑफ एम्प्लॉय एंड वर्कर प्रीसीडिंग 4 मंथ का सैलरी अगर बाकी है, तो एम्प्लॉय का हो, वर्कर का हो, किसी का भी हो, वो 20,000 तक, अप टू 20,000 फ्रेंड्स, मतलब मैक्सिमम लिमिट बता रहा है कि 20,000 तक ही प्रेफरेंशियल आएगा। अगर आपको क्वेश्चन में दे दे कि 4 मंथ सैलरी is due at the rate of rupees 30,000, so then preferential is rupees 20,000 because 20,000 is your maximum limit। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हम लोग का आज का वीडियो लिक्विडेशन ऑफ ए कंपनी। अब आपका एक और लास्ट वीडियो बचता है अकाउंट से रिलेटेड। इससे ज्यादा अकाउंट्स ना तो बीएचयू बीकॉम एंट्रेंस में पूछा जाएगा, ना एमकॉम एंट्रेंस में, और चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, तो इससे ज्यादा अकाउंट्स में नहीं आएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक लास्ट चैप्टर को लेके, दैट इज बैंकिंग कंपनी।